सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे जाते हैं जनरली नीट, IIT, JEE मेंस के एग्जाम में। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो अब हम बात करने वाले हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करेंगे, इसके पोस्टुलेट्स देखेंगे, बहुत से एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट करते हैं विद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के साथ। इतना बड़ा नाम है इस थ्योरी का, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। देखते हैं। देखो, सबसे पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के पोस्टुलेट्स को स्टडी करने से पहले, उसके क्वेश्चंस को ट्राई करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये थ्योरी हमें पढ़नी क्यों है। ठीक है, इसके लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने एक जगह SF4 लिया, एक जगह PCl5 लिया। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखो, हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। क्या होता है? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस में नेगेटिव चार्ज और माइनस में पॉजिटिव चार्ज। ये हम ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो में समझ चुके हैं, बट द स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस फर्स्ट टाइम, इस वजह से मैंने इनके लिए लिख दिया है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ट्राई करते हैं। देखो, हाफ इनटू में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर कितने हैं? 6। मोनोवैलेंट एटम कितने प्रेजेंट है यहाँ जिनकी वैलेंसी 1 हो? 4 प्रेजेंट है। ठीक है, 6 + 4 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। अभी देखते हैं। PCl5 हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस 5 प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कितने ऐसे एटम्स प्रेजेंट है जिनकी वैलेंसी 1 है? 5। 5 + 5 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 आ गया। और हमने हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो में ये समझा था कि जब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। जब 3 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। 4 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। 5 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d। अब 5 आया नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d है। और हमने हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो में ये भी समझा था कि अगर 5 आती है हाइब्रिडाइजेशन तो उसकी शेप क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी क्या होती है? लीनियर। इसकी क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। ये हम ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो में समझ चुके हैं। sp3 में क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, ओके। तो अब जो है sp3d, इसकी क्या आई है? हाइब्रिडाइजेशन आई है। ज्योमेट्री क्या आई है? TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी भी TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ओके। अब हम सबसे पहले इसको रब करते हैं। तो मतलब अब तक हमारे पास क्या आ गया है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी ज्योमेट्री TBP, इसकी भी ज्योमेट्री आई TBP। मतलब कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? SF4 है, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा ये। ठीक है, मतलब TBP तो ऐसे ही होती है ना, TBP इसका मतलब P और यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट होगा, इसका मतलब ऐसे ही है। तो अब अगर आपसे कोई ज्योमेट्री पूछे तो आप बता सकते हो इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, इसकी भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। पर अगर आपसे कोई शेप के बारे में पूछने लग जाए कि शेप किसकी क्या है, SF4 की शेप बताओ और PCl5 की शेप बताओ, तो शेप कैसे बताओगे? अब यहां पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो जो SF4 की शेप होती है, SF4 की शेप होती है सीसो शेप और PCl5 की शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ये कैसे पता लगेगा? इसकी शेप अलग कैसे हो गई है और इसकी शेप ज्योमेट्री के जैसी ही क्यों है?
इसी को एक्सप्लेन करती है VSEPR थ्योरी। एक्चुअली हुआ क्या, यहां पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, यहां पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, पर SF4 में अगर आप देखोगे तो यहां पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। SF4 में अगर आप देखोगे तो यहां पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर शेप बिल्कुल इसकी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि VSEPR थ्योरी हमें क्यों पढ़नी होती है, तो टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, 3D शेप को डिटरमाइन करने के लिए हमें VSEPR थ्योरी को पढ़ना होता है। और ज्योमेट्री दोनों की सेम थी, शेप अलग अलग क्यों हो गई? आंसर आपके सामने है, क्यों? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिपेल करते हैं, इसकी वजह से। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, इस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आता है, और डिफरेंस आने की वजह से यहां पर आपके पास शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया है कि हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़नी क्यों है। अब जो है इतना क्लियर हो गया है, तो अब बस स्टार्ट करते हैं कि शेप के लिए पढ़नी है और किस टाइप के मॉलिक्यूल की क्या शेप हो सकती है, तो वो अब हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके कुछ पोस्टुलेट्स। देखो, सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है VSEPR थ्योरी का? इफ सेंट्रल एटम, यहां पर CA जहां पर भी लिखा होगा अब इस लेक्चर के अंदर, CA का मतलब सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर, BP का मतलब स्मॉल BP, इसका मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर, और अगर आपको LP दिखेगा तो आप क्या कंसीडर करोगे उसे कि वो क्या है? लोन पेयर। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इफ सेंट्रल एटम, अगर कोई सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर है विद आइडेंटिकल एटम्स, कैसे? सपोज हम एग्जाम्पल देखते हैं CH4 का। सेंट्रल एटम क्या है? यहां पर कार्बन है, पोजेस बॉन्ड पेयर विद आइडेंटिकल एटम्स। अब यहां पे क्या है? CH, आइडेंटिकल एटम्स हैं, सभी के सभी हाइड्रोजन अटैच है, सबके सब बॉन्ड पेयर हैं, तो क्या होगा? देन शेप ऑफ द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, ये जो शेप आपके पास मिलेगी कंपाउंड की वो पूरे तरीके से सिमेट्रिकल होगी, और शेप इज इक्वल्स टू द ज्योमेट्री। शेप किसके इक्वल हो जाएगी? ज्योमेट्री के इक्वल हो जाएगी। अब जिस भी स्टूडेंट को ज्योमेट्री नहीं पता है, ज्योमेट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से, तो इसी चैनल पर मैंने हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो अपलोड की हुई है। यू कैन लर्न एवरीथिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम दैट वीडियो। ठीक है, इसी चैनल पर आपको हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, तो शेप किसके इक्वल हो जाएगी? ज्योमेट्री के इक्वल हो जाएगी। कैसे देखेंगे? देखो, सबसे पहले मेरे को इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन? हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ये है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, तो 4 प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 हो। कितने मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है? 1, 2, 3, 4, तो प्लस में 4। क्या कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। 4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 8, हाफ इनटू में 8 मतलब कि 4। और जब हमारे पास आंसर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, है ना। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि CH4 की मुझे शेप बता दो, तो शेप क्या होगी? शेप होगी यही, क्योंकि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर सेंट्रल एटम के पास सारे आइडेंटिकल एटम्स हैं, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सब के सब बॉन्ड पेयर हैं। तो जो ज्योमेट्री है इसकी वही इसकी शेप है। तो टेट्राहेड्रल ही इसकी शेप है, टेट्राहेड्रल ही इसकी ज्योमेट्री है। इतना समझ में आया आपको? ओके, तो सेकंड अब पोस्टुलेट को देखते हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है?
इफ सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी हैं बॉन्ड पेयर भी हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं आपका वाटर का, वाटर है ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये रहे आपके पास दो लोन पेयर। तो अब सेंट्रल एटम हो गया ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर भी है, इसके पास लोन पेयर भी हैं और बॉन्ड पेयर भी हैं। फिर कैसे देखेंगे शेप के बारे में, तो जो इस कंपाउंड की शेप होगी सबसे पहले तो वो अनसिमेट्रिकल होगी। अनसिमेट्रिकल कैसे होगी? अनसिमेट्रिकल होगी क्यों? क्योंकि यहां पर जो है रिपल्शन होगी बिटवीन लोन पेयर, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगी जिसकी वजह से इसकी शेप आपके पास डिफरेंट होगी और इसकी ज्योमेट्री आपके पास डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी शेप क्या है? तो वो अभी हम सीखेंगे। अभी जस्ट आप थोड़ा सा वेट करो, सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम यही देखने वाले हैं कि अगर कंपाउंड के अंदर बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो उनकी शेप क्या होती है। ठीक है, इसी के साथ जो है VSEPR थ्योरी डील करती है। ओके, तो समझ में आया आपको? फिर आप नहीं कहोगे कि ज्योमेट्री शेप के इक्वल हो जाएगी। किस केस में? इस केस में। अब रिपल्शन क्या होता है? रिपल्शन का ऑर्डर अगर आपसे पूछे तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर में, उससे कम रिपल्शन होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है किसका? VSEPR थ्योरी का। रिपल्शन होने की वजह से, अब जैसे यहां पर किसका केस था? हमने वाटर का केस लिया था, है ना, वाटर का केस लिया था। अब पता है क्या होता है, यहां पे इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगी तो इस वजह से ये एक दूसरे से दूर दूर रहना पसंद करेंगे जितनी दूर हो सके। उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट पढ़ते हैं, जो क्या है? लोन पेयर शुड बी एट दैट पोजीशन, लोन पेयर को उस पोजीशन पर होना चाहिए जहां पर इट कैन एक्सर्ट मिनिमम रिपल्शन, जहां से उनको मिनिमम रिपल्शन मिल सके। तो वो कैसे डिसाइड हो पाएगा वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा। ठीक है, तो वहां से अब हम सब कुछ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले पोस्टुलेट्स को कंप्लीट करते हैं। ओके, ठीक है, तो मतलब इस बात का मतलब यह है कि लोन पेयर वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए जहां पर उसको मिनिमम रिपल्शन मिले। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है? जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर के। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जो CH4 और हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया, CH4 के अंदर एंगल पता है कितने डिग्री का होता है? 109.5 डिग्री का, और वाटर के अंदर यही एंगल हो जाता है 104.5 डिग्री का। अब ऐसा क्यों हुआ? CH4 के केस में ज्यादा एंगल क्यों है, H2O के केस में ये कम एंगल क्यों है? इसकी वजह से, क्योंकि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। अभी आपने देखा CH4 के पास तो एक भी लोन पेयर नहीं है, ना, पर वाटर की अगर आप बात कर रहे हो तो वाटर के पास क्या है? वाटर के पास तो दो लोन पेयर हैं। तो वाटर के पास लोन पेयर है, लोन पेयर ज्यादा हो गए तो बॉन्ड एंगल इसका कम हो गया। इतना समझ में आया आपको? बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा है? कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े हैं VSEPR थ्योरी के। ठीक है, अच्छा, VSEPR थ्योरी हमें पढ़ने की होती है। VSEPR थ्योरी की हेल्प से हमें किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड की शेप के बारे में पता लगता है। शेप के बारे में पता करने के लिए हमें क्या पढ़नी पड़ती है? VSEPR थ्योरी। ठीक है, ओके। अब एक और बात जो मैं आपको यहीं पर बता देती हूं, वो क्या है कि अगर आप NH3 का एग्जाम्पल लोगे, NH3, अब NH3 के पास क्या है? बॉन्ड पेयर भी है, ये सब बॉन्ड पेयर हैं, और ये क्या है? लोन पेयर है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो लोन पेयर होता है वो लोकलाइज्ड रहता है सेंट्रल एटम पर।
सेंट्रल एटम पर जो लोन पेयर होता है वो लोकलाइज्ड रहता है, लेकिन जो बॉन्ड पेयर होता है इट इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में बॉन्ड पेयर तो शेयर हो रहा है, लेकिन लोन पेयर लोकलाइज्ड रहता है, जिसकी वजह से इसकी वजह से लोन पेयर जो होता है ऑक्यूपाई मोर स्पेस। लोन पेयर को ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, क्योंकि लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये दो एटम्स के बीच में शेयर हो रहा है, तो इस वजह से लोन पेयर को ज्यादा स्पेस की जरूरत है। इसी वजह से लोन पेयर हमेशा उसी जगह पर, उसी पोजीशन पर रहना पसंद करता है जहां पर उसको मिनिमम रिपल्शन मिलेगी। इतना क्लियर है? ओके। तो आई गेस आपको ये जितने भी पोस्टुलेट्स हैं VSEPR थ्योरी के, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। अब अगर आपको पोस्टुलेट समझ में आ गए तो अब हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, इस थ्योरी को समझते हैं। तो देखो, अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूं जो हमने हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में पढ़ी थी। यहां पर सपोज मैं लिखती हूं स्टेरिक नंबर, या फिर आप लिखो डायरेक्ट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। HO का मतलब मैं आपको अभी बता रही हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, पूरा ना लिखना पड़े इस वजह से मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इनकी क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर हम लिख देंगे शेप। देखो अगर सपोज आपके पास 2 नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp होगी, और जो आपकी ज्योमेट्री होगी, यहां पर आप ज्योमेट्री लिखोगे, जो ज्योमेट्री होगी यहां पर आपकी वो क्या होगी, दैट विल बी लीनियर। नेक्स्ट केस अगर देखें तो अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, और ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। ये हम ऑलरेडी टेट्राहेड्रल TH लिख दूं डायरेक्ट, TH डॉट, समझ जाना टेट्राहेड्रल, चलो पूरा लिख देती हूं। ये हम ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो में पढ़ चुके हैं, टेट्राहेड्रल। अच्छा नेक्स्ट, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 तो ये क्या होगा sp3d2, और यहां पे जो आएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल आएगी। और अगर आपके पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 तो यहां पे sp3d3, और यहां पे जो आपके पास ज्योमेट्री आएगी वो क्या होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये सिर्फ मैंने आपको टेबल बनवा दी है इन केस अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो नहीं देखी हुई है, पर जिन्होंने देखी होगी उनको तो ये सब कुछ पता होगा क्योंकि हम वहां पर ऑलरेडी ये सब कुछ समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये कब होता है, अभी आपने एक पोस्टुलेट पढ़ा है कि जब किसी भी सेंट्रल एटम के पास आइडेंटिकल एटम हो, है ना, आइडेंटिकल एटम्स हो, प्लस में सिर्फ और सिर्फ ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, तो जो यहां पर शेप होगी वो किसके इक्वल हो जाती है, ज्योमेट्री के इक्वल हो जाती है। तो ये वही वाली कहानी है। अगर सपोज ये कब वैलिड है, ये तब वैलिड है अगर सेंट्रल एटम के पास आइडेंटिकल एटम्स होंगे, प्लस में ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, तो जो आपकी शेप होगी और जो यहां पे ज्योमेट्री होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा इतना समझ में आया? ओके। तो अब हम, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई लोन पेयर तो प्रेजेंट है नहीं, तो मैं आपसे शेप पूछूंगी तो आप शेप लीनियर बताओगे। किसकी, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हैं तो, अगर मैं 4 की पूछूंगी तो आप टेट्राहेड्रल बताओगे, मतलब जो ज्योमेट्री है वही शेप है। तो अब हम वो केसेस लेने वाले हैं जिनके पास बॉन्ड पेयर भी होते हैं और लोन पेयर भी होते हैं। कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास बॉन्ड पेयर भी हैं, जिसके पास लोन पेयर भी है, तो उसके लिए हम बनाते हैं एक टेबल। देखो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर यहां लिखते चले जाएंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर यहां पर लिखते चले जाएंगे।
ठीक है, और यहां पर हम उसकी जो है शेप ड्रॉ करेंगे और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, बस इतना काम हमें करना है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर दो तो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो उसकी शेप क्या होगी, ये समझते हैं। दो बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो उसकी शेप क्या होगी, वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। एग्जाम्पल से लेते हैं। देखो, क्वेश्चन है BCl3 SO2 या SnCl2। इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, बोरोन, बोरोन का सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। HO का मतलब पूरा लिख लेना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरोन। कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम बोरोन है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 प्लस में। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो देयरफॉर क्लोरीन की क्लोरीन प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, 3, तो प्लस में 3। कोई चार्ज नहीं है तो उसको, ठीक है, ओके। हाफ इनटू में 3 + 3 6, दैट इज आंसर आ गया हमारे पास 3। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी आई, 3। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जब 3 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी sp2, तो डायरेक्ट यहां पर क्या लिख दें, sp2। यहां कैलकुलेट करो, हाफ इनटू में सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16286, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस में। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, नहीं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 नहीं होती है। क्या कोई चार्ज प्रेजेंट है, नहीं, तो डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 2 3। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 3, और 3 का क्या मतलब है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन यहां पर SN के अंदर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना SN के अंदर, ठीक है, प्लस में। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, क्लोरीन है, कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, हाफ इनटू में 4 + 2 6, दैट इज इक्वल्स टू 3। 3 का क्या मतलब है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कितनी आगे, अब इसकी ज्योमेट्री बताना, क्या ज्योमेट्री होगी इसकी। यहां पर देखो, इसकी ज्योमेट्री आप बताओगे तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर है, सबकी ज्योमेट्री जो है यहां पर ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अगेन इसकी भी यही और इसकी भी यही, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब ज्योमेट्री जो, तो सबकी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर है ना, आप लिख सकते हो ना। चलो मैं लिख देती हूँ, ज्योमेट्री तो यहां पर सबकी ही ट्राइगोनल प्लेनर है, यहां पर भी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। अब अगर मैं आपसे पूछूं शेप के बारे में, तो शेप क्या होगी। अब शेप का मेन कहानी है ना, VSCPR तो शेप से ही डील करती है, तो मेन हम शेप देखते हैं। देखो यहां पर शेप क्या होगी, क्या यहां पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, BCl3Cl, अभी हम कुछ भी ऐसे ही बना देते हैं, कुछ भी बनाते हैं, चलो नहीं, हमें ज्योमेट्री पता है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, तो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो ट्राइगोनल प्लेनर हमने ऐसे बना दिया। क्या यहां पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। क्या सारे एटम्स आइडेंटिकल हैं, क्लोरीन क्लोरीन सब एटम्स आइडेंटिकल है। तो जब आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, कोई लोन पेयर नहीं होता, सबके सब बॉन्ड पेयर होते हैं, तो जो हमारी ज्योमेट्री होती है वही हमारी शेप के इक्वल होती है ना। ये पोस्टुलेट में हम अभी पढ़ के आए हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, तो आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो शेप के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी ज्योमेट्री है वही शेप है, तो इसका मतलब इसकी शेप भी कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब इसकी बात करते हैं SO2 की। SO2 कैसे अरेंज होगा, SO2 अरेंज होगा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या इसकी शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो अगर आप SO2 देखोगे, SO2 के लिए S डबल बॉन्ड O और यहां पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो क्या SO2 के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ऑफ कोर्स SO2 के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अगर SO2 के पास लोन पेयर है तो इसका मतलब ये रूल अब फॉलो नहीं हो पाएगा, इसकी शेप कुछ डिफरेंट होगी, है ना। SO2 के पास आप देख रहे हो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर यहां पर 2 है।
अब आप सपोज ये कंसीडर करो कि यहाँ पे ये भी तो बॉन्ड पेयर है, तो नहीं। आपको जब मैंने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में बताया था तो ये बताया था कि पाई बॉन्ड कभी भी शेप डिसाइड नहीं करते हैं। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होती है तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको पाई बॉन्ड कभी भी शेप डिसाइड नहीं करते हैं मॉलिक्यूल की, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर भी है। तो जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 होते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 होते हैं, तो शेप कैसी आती है। शेप को आप देख सकते हो, इसको छुपा लो और जो नीचे बच गया उसको देख लो। इसको अगर आप हाइड करोगे तो नीचे क्या बचा, बेंट शेप जैसा लग रहा है ना। इसको आपने हाइड किया तो SO2 कैसा लग रहा है, बेंट शेप जैसा लग रहा है। तो इस वजह से जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 1, तो आपकी शेप कैसी आती है, बेंट शेप आती है। बेंट शेप कह सकते हो, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। बेंट शेप कह लो, वी शेप कह लो, या फिर एंगुलर शेप कह लो, ठीक है। तो ये बात अब आपको ध्यान रखनी है कि जब भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 1, तो अगर ये ध्यान भी नहीं है तो आप लोन पेयर को हटा लो, क्योंकि लोन पेयर जो है शेप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। लोन पेयर को आप हाइड कर लो, हाइड करके जो भी आपका बच गया, कैसी शेप लग रही है, बेंट शेप, तो यहाँ पे कौन सी शेप आती है, बेंट या फिर एंगुलर शेप आप कह सकते हो, क्लियर। अगर आप, तो यहाँ पर शेप क्या होगी, शेप यहाँ पर होगी इसकी बेंट शेप। SnCl2 की बात करोगे तो Sn का जो आपके पास वो आएगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं ना, इसने यहाँ पे कंज्यूम कर लिए और ये एक लोन पेयर यहाँ पे रह गया। अब क्या होगा, इसके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है। तो इसकी शेप वैसे तो आपको पता ही है बेंट आएगी, पर आप क्या करो, लोन पेयर को हाइड करके देख लो। लोन पेयर को आपने हाइड किया, अब बताओ लोन पेयर को हाइड करने पे कैसी शेप आ रही है, बेंट शेप आ रही है। देयरफॉर SnCl2 की क्या शेप होती है, बेंट शेप। अच्छा, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका यहां पर ये आ सकता है, आपको कहां पर कंफ्यूजन हो सकती है कि यहां पर मैंने SO2 का स्ट्रक्चर मुझे पता था, मैंने बना दिया, है ना, एक लोन पेयर बना दिया, ये बना दिया। अब आपको कैसे पता लगेगा कि लोन पेयर कितने आएंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड, है ना, तो वो स्ट्रक्चर कैसे होंगे। तो उसके लिए आप एक बहुत इजी सी ट्रिक है उसको समझने की, आप वो लिख लो। और अब हम हर एक क्वेश्चन पर वही अप्लाई करने वाले हैं। देखो, आप ना ये ट्रिक यूज करना कि अगर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज लेस देन हाइब्रिड ऑर्बिटल, आप ये ट्रिक यूज करना कि अगर आपके जो सराउंडिंग एटम है वो ये क्या है, HO का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज लेस देन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो जो डिफरेंस आएगा ना इनका, देन द डिफरेंस will be equal to number of lone pair on central atom। अप्लाई करके देखें, SO2 में ही आप अप्लाई कर लो। SO2, चलो SnCl2 के अंदर करते हैं जल्दी से और उसके बाद आगे चलेंगे। देखो SnCl2 के अंदर ट्राई करके देखते हैं। आपके पास मैंने यहां पर लिख दिया SnCl2। सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम है यहां पर 2 सराउंडिंग एटम है ना, 2 एटम ने सराउंड कर रखे हैं। इज लेस देन हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने कितनी कैलकुलेट की थी, क्या थी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 थी। अभी हमने कैलकुलेट की sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी। sp2 के लिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होती है, 3 होती है, 3। तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम लेस देन आगे हाइब्रिड ऑर्बिटल से, इनका डिफरेंस कर लो, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, देन द डिफरेंस विल बी इक्वल टू, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो SnCl2 का कैसे बन जाएगा, SN के ऊपर कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, और बाकी सारे आप लगा दो। और शेप आपको पता ही है, आप इसको हाइड करके कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये लर्न है तो आप ये ऐसे कर लो, ठीक है। तो अगर आपको ये जानने में कंफ्यूजन होती है कितने लोन पेयर आएंगे, तो आप बस क्या करो, सेंट्रल एटम को देखो, सेंट्रल एटम कितने हैं, 2 है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी ना, sp2 के लिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 में से 2 गया 1 किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास 1 लोन पेयर है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा टाइम हम लगा चुके हैं, तो अब हमें थोड़ा जल्दी से हम अब आगे स्टार्ट करते हैं।
और एक और बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गई हूँ वो क्या होती है, देखो अब जैसे हमने दो एग्जाम्पल लिए थे, एक BCl3 का, एक सपोज SnCl2 का उठाते हैं। तो BCl3 के अंदर आपने यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर दिया था और SnCl2 के अंदर आपने क्या शेप बनाई थी, बेंड शेप बनाई थी। तो यहाँ पर जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है, जब इसकी शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो यहां पर तो एंगल 120 डिग्री का है क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है ना, लेकिन यहां पर जो एंगल आपको मिलेगा विल बी लेस देन 120 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो है आपने अभी पढ़ा रिपल्शन की वजह से, किसके बीच में रिपल्शन हो रही है, यहां पर किसके बीच में हो रही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होने की वजह से यहां पर आपका जो एंगल होता है वो 120 डिग्री से कम मिलता है आपको। इज इट क्लियर? ओके, अब चलते हैं आगे। अब आपको थोड़ा सा पता लग गया ना, बस इसके ऊपर टाइम इसलिए लगा है क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई। चलो अब आगे चलते हैं। अगर सपोज आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है और नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है तो क्या शेप होगी? एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल सपोज हम ले लेते हैं यहां पर NH3 का। NH3 की पहले हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, कितने नाइट्रोजन के पास, 5 है, ठीक है। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है? हाँ जी, हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट एटम है। कितने प्रेजेंट है? 3, तो यहाँ पे 3, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। 8 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या है, 4, 4 का क्या मतलब है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3। ज्योमेट्री अगर आपसे कोई पूछे क्या ज्योमेट्री है इसकी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। पर अब बात आती है शेप की, क्योंकि हमें तो शेप चाहिए, ज्योमेट्री तो हम हाइब्रिडाइजेशन से पता लगा चुके हैं ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो में। अब शेप की बात आती है, तो शेप कैसे देखेंगे? तो देखते हैं शेप के लिए क्या करो। बस आपके पास ट्रिक है, उसको यूज करो और अप्लाई करो। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, 3 है। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 3। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी आई है आपके पास, 4। तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज लेस देन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कम है ना ये। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज लेस देन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इनका डिफरेंस कर दो, कितना डिफरेंस आएगा, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, डैट यहीं लिख देती हूँ, दैट इज 1। तो 1 क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर। 1 क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है और बाकी सारे क्या है, बॉन्ड पेयर हैं। तो ये हो गई, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि लोन पेयर यहाँ पे एक है, बाकी सब बॉन्ड पेयर है। अब बारी आती है इसकी शेप की। तो इसकी शेप क्या होगी, तो इसकी शेप के लिए मैंने आपको बताया था लोन पेयर को हाइड कर लो। नीचे वाला कैसा दिख रहा है, कुछ पिरामिड टाइप का दिख रहा है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द पिरामिड शेप, कुछ पिरामिड टाइप दिख रहा है। इसको हाइड करेंगे, नीचे वाला कुछ पिरामिड टाइप दिख रहा है, देयरफॉर इसकी शेप कैसी होगी, पिरामिड शेप। तो यहाँ पे आप शेप लिख सकते हो कि जब भी आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे, लोन पेयर 1 होंगे, तो शेप कैसी आएगी आपके पास, पिरामिड शेप आएगी, ठीक है, ओके। अब एक बात, एंगल क्या होगा इसमें, देखो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती थी, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती थी तो एंगल कितने डिग्री का होता था, 109.5 डिग्री का एंगल होता था। हाइब्रिडाइजेशन में हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109.5 डिग्री का एंगल हुआ करता था। पर यहां पे क्या होगी, अब आपको पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगी, दो जगह से रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की एक यहां पे रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की एक यहां पर रिपल्शन। रिपल्शन होने की वजह से यहां पर जो एंगल हो जाएगा दैट विल बी लेस देन 109.5 डिग्री, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बात करोगे तो ओवरऑल 107 डिग्री का यहां पर आपके पास एंगल मिलता है, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर की रिपल्शन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, एंड आई गेस आपने ये सब कुछ नोट किया है।
तो इसको हम रब करते हैं, तो ये क्या होगी, इसमें रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने की वजह से यहां से इसको रिपल्शन मिलेगी, यहां से इसको रिपल्शन मिलेगी, है ना, दोनों जगह से रिपल्शन मिलेगी। तो इसका जो ऐसा हो जाएगा कुछ, ये जो एंगल हो जाएगा वो कितने डिग्री का होगा, 107 डिग्री का एंगल होगा अप्रोक्सीमेटली। इतना क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 3 सिग्मा बॉन्ड हो, एक लोन पेयर हो, तो शेप क्या रहेगी आपकी, पिरामिड शेप रहेगी, हमने देख लिया। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, कोई जरूरी नहीं है NH3 ही होगा, नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। जैसे कि आप PCl3 का केस देख लेना ट्राई करके, PF3 का केस देख लेना, H3O पॉजिटिव का केस देख लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, डू नॉट वरी, ठीक है। सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ये तो NH3 का हमने कॉमन एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलें, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं तो अगर सपोज 2 ही सिग्मा बॉन्ड हो जाएं और 2 ही लोन पेयर हो जाएं, तब क्या होगा। जैसे कि आप वोटर का ही उठा लो, वोटर का केस देख लेते हैं हम। वोटर के केस में क्या होता है, देखो यहां पर सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करो, हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, 2 मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है ना, मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होती है, 2 प्रेजेंट है 2, दैट इज 8 डिवाइड बाय 2 टू 4, मतलब कि 4 आ गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, मैंने TH लिख दिया, TH डॉट, आप खुद लिख लेना टेट्राहेड्रल, मैं लिख ही देती हूँ फिर, चलो कभी आप कंफ्यूज हो, टेट्राहेड्रल विल बी द ज्योमेट्री। इतना समझ में आ गया हमें, मतलब मैं अब ये रब कर देती हूँ टू मेक मोर स्पेस ऑन द बोर्ड। H2O की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, इसकी ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल, पर हमें ज्योमेट्री हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, शेप की बात हम देख रहे हैं, तो शेप देखते हैं। शेप क्या होगी, क्या इसके पास कोई लोन पेयर होगा, चेक कर लो। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2 है, 2 सराउंडिंग एटम है ना, 2 सराउंडिंग है, लेस देन, क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल से कम है, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 कम है, कितने कम है 4 - 2, 4 - 2 का मतलब 2 कम है, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, मतलब कि 2 लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम पे। इसका मतलब क्या है, सेंट्रल एटम आपके पास ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर लगा दिए और ये हाइड्रोजन लगा दिया, 2 लोन पेयर लगा दिए और सराउंडिंग एटम लगा दिए। अब शेप क्या होगी, क्या इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। अब इसकी शेप आपको कैसी लग रही है, इसकी शेप अगेन यहां पर आप इसको हाइड कर लो, लोन पेयर को हाइड कर लो, कैसी शेप लग रही है, बेंट है ना, अगेन बेंट या एंगुलर कह लो, वी शेप कह लो, तो यहाँ पे आप बेंट लिख लो, एंगुलर लिख लो, वी शेप लिख लो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, तो शेप कैसी आएगी, बेंट शेप आएगी। एंगल की बात की जाए तो मैंने आपको अभी बताया था, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री का होता है, पर यहां ऐसा नहीं होगा, यहां पर एंगल 109.5 डिग्री से आपको कम मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो चीज होगी ना, ये ऐसे हो जाएगी, मतलब ये लोन पेयर है, लोन पेयर, इनके बीच में क्या हो जाएगी, रिपल्शन होगी, लोन पेयर रिपल्शन होने लग जाएगी, लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से जो एंगल होगा दैट विल बी लेस देन 109.5 डिग्री, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हमने H2O लिया है, इसी तरीके से Cl2O हो गया, या फिर F2O हो गया, OF2 जिसे हम कह सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल, आप इनको ट्राई करके देख सकते हो, आपकी शेप क्या आएगी, आप कैसे वो अरेंज करोगे, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। आगे चले, ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। बस आप ये बात ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, तो उनको आप ध्यान करते हुए चलोगे, जैसे ये है, ये सब कुछ, तो आपके देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन VSEPR थ्योरी, ठीक है।
कुछ मटेरियल यहाँ पे देखो लर्निंग का है, नो डाउट, मैं ये मान सकती हूँ। यहाँ पे जैसे आपको पता होना चाहिए बेंड शेप पिरामिडल, तो ये आपको चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए, लेकिन स्टिल कुछ समझने वाला पार्ट भी है जो हम समझ रहे हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाए, एक लोन पेयर आ जाए, 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाए, एक लोन पेयर आ जाए, तो आपके पास शेप क्या होगी देखते हैं। सपोज हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, SF4 देखते हैं। SF4 के केस में देखते हैं, देखो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हाफ इनटू में। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम ये है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 होते हैं। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, हाँ फ्लोरीन प्रेजेंट है। और कितने एटम्स प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। क्या कोई चार्ज प्रेजेंट है, नहीं है, तो आगे सॉल्व करो इसको। 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 डेट इज 5, 5 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल इज द ज्योमेट्री। पर हमें ज्योमेट्री से अभी मतलब नहीं है, हम शेप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो शेप के बारे में ही समझेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी इसको रब कर दें। हमारे पास क्या आ गया है, SF4 की sp3d हाइब्रिडाइजेशन आई है, और क्या आया है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल आई है इसकी ज्योमेट्री। अब बात करते हैं शेप की, ठीक है, शेप की बात करते हैं। तो शेप के लिए हम थोड़ा सा समझते हैं। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, यहाँ पे 4 सराउंड कर रहे हैं फ्लोरीन, है ना, 4 सराउंडिंग एटम है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, sp3d के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है 5। तो 5 - 4 का मतलब 1, तो 1 क्या है, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है ऑन सेंट्रल एटम, एक लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पर। तो सेंट्रल एटम क्या है, S है, इसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, जो कि आप दिखाओगे यहां पर। और क्यों यहां पर दिखाना है मैं आपको बताऊंगी अभी रीजन, आप सिर्फ यहां पे दिखाओ, ठीक है। अब रह गए आपके पास कितने रह गए, 4 फ्लोरीन रह गए। 4 फ्लोरीन को आप ऐसे दिखा दोगे। अब शेप बताना कैसी हुई, इसको हाइड करो, कैसी शेप दिख रही है, ऐसे ऐसे, मतलब इस टाइप की दिख रही है ना। यहां पर एक बच्चा बैठा है, यहां पर एक सीसो टाइप, जैसे सीसो पे हम स्विंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने अगर इसको हाइड किया तो ये सीसो जैसी शेप दिख रही है। तो अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जैसे इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर होता है, तो शेप क्या आती है, सीसो शेप आती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने लोन पेयर को यहीं क्यों रिप्रेजेंट किया है। देखो मैंने आपको अभी पोस्टुलेट्स जो लिखवाए हैं उसके अंदर हमने क्या बात देखी थी, हमने देखा था कि लोन पेयर हमेशा उस पोजीशन पर रहना चाहता है जहां पर उसको मिनिमम रिपल्शन मिले, है ना। तो यहां पर उसको ना मिनिमम रिपल्शन मिलेगी। ये क्या है, दिस इज योर, किस टाइप की है ये है आपका प्लेनर शेप, है ना, ऐसे। ये क्या बन रहा है, प्लेनर शेप बन रही है। ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन। ये लोन पेयर अभी कहां पर प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट है। यहां ये एक ऐसी पोजीशन है जहां पर लोन पेयर को मिनिमम रिपल्शन मिल रही है, इसी वजह से लोन पेयर यहीं पर रहना पसंद करेगा, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि लोन पेयर को यहीं पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो या तो आप इस चीज को लर्न कर लो, या फिर मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर कभी भी आपके पास sp3d आ जाए हाइब्रिडाइजेशन और आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट होना, तो आप लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। हमेशा ये ऑलवेज वैलिड रहेगा। अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो वो लोन पेयर आप हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर शो करोगे। इतना क्लियर है, ठीक है। अगर आपके पास एक और चीज बताऊंगी मैं आपको, अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो आप लोन पेयर को कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हो। लोन पेयर कैन बी एनीवेयर, लोन पेयर को आप कहीं पर भी लगा सकते हो। लोन पेयर कैन बी एट एनी पोजीशन, अगर आपके पास sp2 है, sp है या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लोन पेयर कह लो या डबल बॉन्ड कह लो या फिर ट्रिपल बॉन्ड कह रहे हो, ये फिर आप कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है। बाकी डबल ट्रिपल बॉन्ड पे इतना आपको नहीं आएगा, पर
मतलब लोन पेयर की बात कर रहे हैं हम, तो लोन पेयर आप कहीं पर भी लगा देना। पर अगर sp3d आए तो लोन पेयर आप कहाँ लगाओगे, इक्वेटोरियल पर ही लगाओगे। ठीक है, तो शेप कैसी आ रही है, ये सीसो शेप आ रही है। दिस इज अ काइंड ऑफ सीसो शेप। ठीक है, या फिर कुछ बुक्स में इरेगुलर टेट्राहेड्रल भी लिखा होता है, पर टेट्राहेड्रल तो चलो ठीक है, इरेगुलर टेट्राहेड्रल ही है, पर इसका मेन जो होता है वो सीसो शेप इसे हम कहते हैं। एंगल की बात अगर आप करोगे तो हर एक एंगल अब अलग होने वाला है। देखो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, पर यहाँ पर लेस देन 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये आपको क्या बिल्कुल 180 डिग्री का लीनियर जैसा लग रहा है, लेकिन ये लीनियर जैसा नहीं रहेगा। अच्छे से बनाती हूँ मैं, ये खराब हो चुका है डायग्राम, है ना। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये लीनियर जैसा लग रहा है, पर ये लीनियर अब नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा है, पोस्टुलेट में पढ़ा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा होगी बॉन्ड पेयर की कंपैरिजन में, तो इस वजह से ये लीनियर शेप नहीं रह पाएगी, लेस देन 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा यहाँ पर भी आपका। ठीक है, यहाँ ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तो 90 डिग्री का एंगल भी अब नहीं बनेगा। क्यों? अगेन ड्यू टू दिस रिपल्शन। तो सारे एंगल यहाँ पर कम हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब आगे चलें। ठीक है, ओके, तो अब हमने ये भी कंप्लीट किया। अब हम आगे चलते हैं। अब सपोज आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो कैसी शेप आएगी देखते हैं। देखो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने ले लिया ClF3 का एग्जाम्पल, ClF3 हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्लोरीन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, प्लस में क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है? हाँ है, 3 मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, तो 7 + 3 10, 7 + 3 10, 10 डिवाइड बाई 2 मतलब कि क्या 5 आया, मतलब sp3d sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गई। बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, डायरेक्ट TBP लिख दूं, TBP का मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। मतलब ज्योमेट्री कैसी होगी, ClF3 को आप कुछ ऐसे अरेंज करोगे। ये क्या है आपके पास, ज्योमेट्री आ गई है, ज्योमेट्री आ गई। ठीक है, ज्योमेट्री में तो हम TBP है तो TBP हम डायरेक्ट ऐसे TBP बना लेते हैं ऐसे। अब कौन सी चीज कहाँ आएगी वो देखनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले कैलकुलेट करो कितने नंबर ऑफ इसके अंदर लोन पेयर है, ट्राई करते हैं। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे, Cl को कितने सराउंड कर रहे हैं एटम, 3 फ्लोरीन है 3। क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल से कम है? हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगी sp3d के लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है। 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2, मतलब ये क्या है, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। 2 लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पर। अब वो लोन पेयर कहां पर दिखाए जाएंगे, वो लोन पेयर कहां पर दिखाए जाएंगे। मैंने आपको एक बात कही है, वो क्या है कि अगर आपके पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस में आप लोन पेयर को कहां दिखाओगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर दिखाओगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आप लोन पेयर को दिखाओगे। तो देख लो इक्वेटोरियल पोजीशन पर कैसे दिखाओगे, कौन सी है, देखो इक्वेटोरियल पोजीशन है ये, है ना, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है जहां पर मैंने ये ऐसे बनाया, और ये जो बॉन्ड्स हैं ये क्या है, एक्सियल पोजीशन है। तो आपको 2 लोन पेयर दिखाने हैं, 2 लोन पेयर दिखाने हैं, तो कैसे दिखा दो, यहां पर दिखा दो मैं इस पोजीशन पर, ऐसे दिखा दिए मैंने दोनों लोन पेयर, है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन पर दिखा दिए। ओके, बाकी के क्या है, फ्लोरीन बचे हैं, तो फ्लोरीन हमने यहां शो कर दिया, एक फ्लोरीन यहां शो कर दिया और एक फ्लोरीन यहां शो कर दिया। कैमरे में दिख तो रहा है ना, इट इज विजिबल इन द कैमरा, यस अभी तो दिख रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से करके अगर हम ड्रॉ करें, इसको अच्छे से ड्रॉ करें, तो Cl ऐसे तो हमने 2 ये बनाए हैं। अब इसकी शेप क्या होगी, बस आप मुझे शेप के बारे में बता दो। शेप के बारे में समझने के लिए आप इसको हाइड कर लो, लोन पेयर को हाइड कर लो, क्या बचा, ये कैसा दिख रहा है, इसको हाइड कर रहे हो कैसा दिख रहा है, टी शेप दिख रहा है ना, तो इस वजह से इसकी शेप क्या होती है, टी शेप होती है, टी शेप। जब आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो शेप क्या आती है, दैट इज टी शेप। और इनके बीच का जो एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 87.6 डिग्री हो जाता है।
ठीक है। जैसे sp3d में हमने अभी अभी केस डिस्कस किया है sp3d का, 180 डिग्री से कम होगा, है ना, 90 डिग्री से कम होगा, और ये 120 डिग्री से कम होगा। तो अगर अप्रोक्सीमेटली इसके एंगल की बात की जाएगी तो 87.6 डिग्री के अप्रोक्सीमेट एंगल होता है, ठीक है। और लोन पेयर यहाँ पर क्यों आए हैं, अगेन आपको रीजन पता है, पोस्टुलेट्स आपने अभी पढ़े हैं। लोन पेयर यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि लोन पेयर हमेशा उस जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां पर मिनिमम रिपल्शन हो सके, और हमें पता है कि लोन पेयर की रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर बोन पेयर, एज कंपेयर टू बोन पेयर, ठीक है। और अगर आप ये कभी बात भूल जाओ तो आपको पता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस में लोन पेयर को आपको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, BrCl3, ICl3 एक्सेट्रा, तो हमने एक डिस्कस किया एंड आई गेस आपको इतना क्लियर है, ओके। तो अब हम चलते हैं आगे। अब सपोज हमारे पास जो है 2 सिग्मा बॉन्ड हो और 3 लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो क्या शेप आएगी देखते हैं। हम इसके अंदर एग्जाम्पल लेंगे, सपोज हमने लिया XeF2 का एग्जाम्पल, XeF2 जिनोन। जिनोन जो होती है एक नोबल गैस होती है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्लस में क्या कोई मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स 2 है। 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 5, 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब क्या होगा, ठीक है, अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, tbp, टेट्रागोनल बाइपिरामिडल हो गई है अब इसकी ज्योमेट्री। इसका मतलब आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मतलब आपको ऐसा ड्रॉ करना है, एक्सी को बीच में लिखना है और यहां पर ऐसे ड्रॉ करना है, ज्योमेट्री के बेसिस पे ये ड्रॉ करना है आपको। अब लोन पेयर कितने हैं, कहां रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो देखते हैं। लोन पेयर कितने होंगे, देखो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम है आपके पास 2, फ्लोरीन 2 सराउंड कर रहे हैं ना, एक्सी को 2 फ्लोरीन सराउंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 2। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने अभी कैलकुलेट किया 5 है, sp3d के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होती है 5। 5 में से 2 गया 3, इसका मतलब आपके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पर। अब 3 लोन पेयर को कहां शो किया जाएगा, आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लोन पेयर आप शो करोगे इक्वेटोरियल पोजीशन। मैंने आपको अभी अभी बताया इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। लोन पेयर को यहां पर रिप्रेजेंट कर दो, अच्छी तरह से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहां पर हमने एक लोन पेयर ड्रॉ कर दिया, यहां पर हमने एक लोन पेयर ड्रॉ कर दिया, यहां पर हमने एक लोन पेयर ड्रॉ कर दिया, तीनों लोन पेयर हो गए। बाकी के क्या बचे, फ्लोरीन फ्लोरीन बचे हैं, तो फ्लोरीन फ्लोरीन आ गए, यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब शेप की बात की जाएगी, इसकी शेप क्या है, बताओ शेप क्या है। लोन पेयर को यहां से भी हटा दो, यहां से भी हटा दो, हाइड कर दो, यहां से लोन पेयर को हाइड किया, यहां से लोन पेयर को हाइड किया। जब हम दोनों ही लोन पेयर को हाइड कर रहे हैं तो कैसी शेप आ रही है, बिल्कुल लीनियर शेप आ रही है। कैसी शेप आ रही है, लीनियर। तो इस केस में जो आपकी शेप होती है दैट इज कंप्लीटली लीनियर शेप। एंगल कितना होगा, लीनियर शेप में आपको एंगल पता है कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर, इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। 1 मिनट में डस्टर ले लेती हूँ, ओके। अब जो है हम आगे देखते हैं, आगे समझते हैं इसी चीज को, ओके। अब सपोज हमारे पास 5 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया, तो हम क्या करेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल हम देखते हैं किसका, XeOF4 का, XeOF4 का देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, हाफ इनटू में जेनोन। जेनोन मैंने आपको अभी बताया नोबल गैस है, नोबल गैस है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे, 8 प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, कितने मोनोवैलेंट एटम्स हैं, 4 हैं, ठीक है। 8 + 4 दैट इज 12, 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी आई है, 6, 6 का मतलब sp3d2, sp3d2 इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई है, sp3d2 आ गई है। sp3d2 के लिए ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल
मतलब कुछ आपको क्या करना है, जिनोन को ऐसे लेना है और यहां कुछ ऐसे कुछ ड्रॉ होगा। देखते हैं क्या होगा, कितने लोन पेयर होंगे। तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लोन पेयर ही देखो कितने हो पाएंगे। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं? 1, एक तो ऑक्सीजन हो गया, 4 फ्लोरीन हो गए। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम टोटल 5 है ना, 4 और 1 5 सराउंडिंग एटम है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है? हाइब्रिड ऑर्बिटल है आपके पास क्या, sp3d2 है ना, sp3d2 का मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब 6 - 5 दैट इज 1, मतलब कि एक लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पर, एक लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पर। अब वो लोन पेयर कहां पर शो किया जाएगा, बात करते हैं इसकी। एक बात अब आप मेरी ध्यान रखोगे, वो क्या है कि जब आपके पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो लोन पेयर को आपको शो करना है लोन पेयर ऑन एक्सियल पोजीशन, और इसको भी अच्छे से लिख लो आप, sp3d2 होगी ना तो लोन पेयर ऑन इक्वेटोरियल। जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो लोन पेयर आपको दिखाना है एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर आप लोन पेयर को दिखा दो। एक्सियल पोजीशन क्या है, या तो यहां पर दिखा दो, अबव में दिखा दो, या फिर बॉटम में दिखा दो, ठीक है, मर्जी आपकी है। सपोज मैं यहां पर दिखा देती हूँ दोनों ही एक्सियल पोजीशन, मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद क्या करें, ऑक्सीजन और फ्लोरीन रह गए, तो इसको देखते हैं। फ्लोरीन फ्लोरीन सब फ्लोरीन को ऐसे लगा दिया सपोज मैंने। अब रह गई ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन की बारी हो गई अब, है ना। तो ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएगी, ऑक्सीजन क्या बनाएगी, डबल बॉन्ड बनाएगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखो जिनोन है, जिनोन क्या है, जिनोन एक, उसके 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। एक यहां गया इसका इलेक्ट्रॉन, एक जिनोन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, मतलब 1 2 3 4 5 6 तो हो गई। यहां पे जिनोन के 2 इलेक्ट्रॉन्स और रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डबल बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आपको पता ही है ये ऑक्सीजन जो होती है अगर वो न्यूट्रल स्टेट में प्रेजेंट होती है तो वो डबल बॉन्ड ही बनाती है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने इतना सब कुछ डिस्कशन किया है, जिसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना आता ऑलरेडी इसी चैनल पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर की वीडियो अपलोडेड है, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो XeOF4 आपने यहां पर इसकी शेप ड्रॉ कर ली, पर शेप आई कैसी है वो क्या होगा, यहां पर इसको हाइड कर लो। शेप कैसी लग रही है, स्क्वायर पिरामिड टाइप लग रही है ना, स्क्वायर पिरामिड। इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन करोगे ना और ऐसे ऐसे कुछ करके बनाओगे तो स्क्वायर पिरामिड टाइप लगेगी, ठीक है। तो यहां पर अगर आपके पास क्या होता है, 5 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और एक लोन पेयर होता है, तो जो शेप आती है वो कैसी आती है, स्क्वायर पिरामिड। तो यहां से अगर आपसे कोई शेप पूछे तो वो क्या होगी, दैट इज स्क्वायर पिरामिड शेप, स्क्वायर पिरामिडल शेप आएगी। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगेन ऑक्टाहेड्रल के अंदर 180 डिग्री का एंगल था, तो यहां पर आपको पता ही है 180 डिग्री के एंगल से तो हम हर एंगल कम ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है आपके पास रिपल्शन हो जाएगी, बॉन्ड पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन हो जाएगी, जिस वजह से एंगल कम हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और जो है देखते हैं। देखो अब सपोज हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, तो क्या कंडीशन आएगी। 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, तो देखते हैं। XeF4 का एग्जांपल ले लो, XeF4 अगेन हाइब्रिडाइजेशन हाफ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम यहां पर जिनोन है, जिनोन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस में। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, फ्लोरीन प्रेजेंट है, 4 फ्लोरीन प्रेजेंट है, ये दैट इज हाफ इनटू में 12 दैट इज इक्वल्स टू 6 का क्या मतलब है, sp3d2, sp3d2 डायरेक्ट लिख दूं, sp3d2 का मतलब कुछ है ना ऑक्टाहेड्रल, आपको कुछ ऑक्टाहेड्रल टाइप अरेंजमेंट करवानी है। पहले तो ज्योमेट्री ऐसे दिखा दी ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में, अब शेप बताते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो है लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कैलकुलेट करूं।
नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं? 4 सराउंडिंग एटम है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है? sp3d2 के लिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है 6 में से 4 गया, दैट इज इक्वल्स टू 2, मतलब कि 2 जो है लोन पेयर है ऑन सेंट्रल एटम, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पर। और आपने अभी अभी पढ़ा है लोन पेयर को कैसे कहां रिप्रेजेंट करोगे? जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो लोन पेयर को रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन क्या है? ऊपर और नीचे वाली। तो यहां पर हमने लोन पेयर रिप्रेजेंट कर दिए, यहां पर हमने लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्या होगा? अब आपके क्या बचे? फ्लोरीन है तो फ्लोरीन यहां पर लगा दो, यही आपका क्या हो जाएगा? शेप हो जाएगी। कैसी शेप होगी? लोन पेयर को आप हाइड करके देख लो, लोन पेयर को आप यहां पर हाइड करोगे, यहां पर हाइड करोगे, स्क्वायर प्लेनर जैसी शेप आएगी आपके पास। कैसी शेप आएगी? दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर प्लेनर जैसी आपके पास शेप आएगी। ठीक है, तो यहां पर हुआ आपका ये भी समाप्त। दैट इज अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो, 2 लोन पेयर हो तो शेप कैसी आती है? स्क्वायर प्लेनर शेप आती है। स्टिल हमने कंप्लीट नहीं किया, 2-3 और रह गए, उसको और देखते हैं। देखो, सपोज आपके पास 6 सिग्मा बॉन्ड हो, 1 लोन पेयर हो, तो क्या करेंगे? क्या शेप? तो अब जो है इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल सपोज हमने ले लिया XeF6, इसका एग्जाम्पल हमने ये ले लिया। अब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करती है, हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जिनोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 6 है। ठीक है, 8 + 6 14, 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7। 7 का क्या मतलब है? sp3d3। sp3d3 जो आपके पास आई है वो क्या आई है? दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। और ज्योमेट्री क्या है? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पेंटागोनल बाय पिरामिडल को सबसे पहले पेंटागन बनाओगे, यहां पे एक ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये आपने पेंटागन बना दिया, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, ये हो जाती है कुछ पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। अब देखते हैं इसके पास लोन पेयर कितने हैं। XeF6 के पास है ना, तो Xe देखो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं? 6 सराउंडिंग एटम है, 6। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है? sp3d3 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है? 7। तो 7 में से 6 गया, डेट इज 1, मतलब कि एक लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पर, एक लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पर। तो अब लोन पेयर कहां शो होगा? प्रॉब्लम आती है ये। तो इसके लिए आप एक बात नोट करो, अगर एक बात आप ये नोट करना, अगर sp3d3 होगा और एक लोन पेयर आएगा, एक लोन पेयर आएगा, तो वो कहां रिप्रेजेंट होगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और अगर एक लोन पेयर आएगा तो वो इक्वेटोरियल पर आपने रिप्रेजेंट करना है। आपको पता है ये अबव और बिलो वाले तो एक्सियल पोजीशन होती है, इक्वेटोरियल कहाँ है? ये बाकी जो इक्वेटोरियल है ना, तो यहां पर सपोज हम इस इक्वेटोरियल पर लोन पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको थोड़ा मैं नीचे लिख देती हूँ, XeF6 sp3d3 पेंटागोनल बाय पिरामिड। ठीक है, तो अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो लोन पेयर एक है जो कि इक्वेटोरियल पर आपको शो करना है। अब बाकी क्या बचे? फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को देख लो यहां पर, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लोरीन हमने यहां पर अटैच कर दिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी शेप कैसी आएगी? तो लोन पेयर को हाइड कर लो और शेप देख लो। तो इसकी शेप को हम जनरली कहते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसकी शेप को हम जनरली कहते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप वो कर लोगे ना तो कितने बचे? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, और आपको पता है ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 ही स्टेरिक नंबर या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं। तो ऑक्टाहेड्रल जैसा तो ये नहीं दिख रहा है ना, 6 एटम्स तो प्रेजेंट है, सबके सब आइडेंटिकल भी हैं, लेकिन इसको हाइड करने के बाद ऑक्टाहेड्रल जैसा नहीं दिख पा रहा है। इस वजह से इस शेप का नाम क्या है? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। यहां लिख देती हूं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, या तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। हो गया इतना क्लियर? ओके, अब हम इसको रब करते हैं।
अब हमारे पास एक लास्ट टाइप की अरेंजमेंट और है, वो देखते हैं, उसके बाद हमारे पास काम रहेगा सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो देखते हैं। सपोज अब कहाँ लिखूं, इस यहीं पे लिखती हूँ, कैमरे में दिख तो रहा है ना। हाँ, 5 अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या होगा। 5 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो देखते हैं। यहां पर आप एग्जाम्पल ले लो XeF5 नेगेटिव का, तो देखो हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जिनोन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, प्लस में 5 फ्लोरीन है, मोनोवैलेंट है तो 5, माइनस चार्ज है तो +1 कर दिया। ठीक है, हाफ 8 + 1 9, 9 + 5 14, तो ये क्या आ गया, दैट इज 14 डिवाइड बाई 2 7। 7 का क्या मतलब है, sp3d3, sp3d3। कैसी ज्योमेट्री होगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, अब पेंटागोनल बाय पिरामिडल को हमने शो करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, जिनोन को यहां रखा और कुछ इस टाइप से पेंटागन बनता है और यहां पर 2 जो है एक्सियल बॉन्ड लगते हैं। अब देखते हैं कितने लोन पेयर हैं, कितने कुछ होंगे। तो XE में कितने सराउंडिंग एटम है, 5 सराउंडिंग एटम है, 5। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, sp3d3 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 7, 7 में से 5 गया, डेट इज 2, मतलब 2 लोन पेयर हैं कहां पर, सेंट्रल एटम पर। 2 लोन पेयर हैं कहां पर, सेंट्रल एटम पर। अब वो लोन पेयर कहां रिप्रेजेंट होंगे, आप ये बात भी लिख सकते हो। देखो, अगर आपके पास sp3d3 होगी और 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो आपको वो कहां शो करने हैं, एक्सियल पोजीशन पर शो करने होते हैं। ठीक है, कहां शो करने हैं, एक्सियल पोजीशन पर शो करने। एक्सियल पोजीशन पर लोन पेयर शो कर दो। ये क्या है, ये एक्सियल पोजीशन है, यहां पर उठाया लोन पेयर शो कर दिया, यहां पर उठाया, उसके बाद बाकी क्या बच गया आपके पास, F5 कहां है, F5, तो फ्लोरीन 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 से ऐसे ऐसे। अब ये तो कितने हुए, अच्छा एक यहां पर मैंने ये बना दिया ना, एक ऐसे होगा और यहां पर एक फ्लोरीन ऐसे आ जाएगा, ये शेप बन जाती है। ये शेप कैसी लग रही है, पेंटागोनल प्लेनर शेप लग रही है ना। ऊपर का लोन पेयर गायब, नीचे का लोन पेयर हाइड करोगे, कैसी शेप आएगी, पेंटागोनल प्लेनर शेप आ रही है। तो आप यहां पर शेप लिख सकते हो, यहां पे कौन सी शेप आती है, पेंटागोनल प्लेनर शेप आती है। तो यहां पर हमारा अब सब कुछ कंप्लीट होता है, तो यहां पर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। हमने सारी अरेंजमेंट देख ली, ज्योमेट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, शेप क्या होगी, वो सब हम यहां पर टेबल में देख चुके हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम इसको रब करते हैं, और जो ये है, ये मैं इसको आपको अच्छे से लिख के बता देती हूँ, सो दैट आपको यूज करोगे आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। जब हम अभी सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन, तब आपको अच्छे से जो है वो लर्न हो जाएगा। तो इस वजह से इसको अच्छे से लिखते हैं। और एक बात, अब शेप और ज्योमेट्री में आपने कैलकुलेट किया, तो शेप और ज्योमेट्री में आपको डिफरेंस अब तक पता लग जाना चाहिए। आपने जितनी भी ज्योमेट्री को कैलकुलेट किया है, ज्योमेट्री के अंदर आपने ये नहीं देखा कि लोन पेयर को साइड में रखना है, लोन पेयर को हाइड करना है या बॉन्ड पेयर को हाइड करना है, ऐसा आपने नहीं देखा। तो ज्योमेट्री हमेशा किसके बेसिस पर आती है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बेसिस पे आती है ऑलवेज। ठीक है, ज्योमेट्री डिपेंड करती है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पे, लेकिन शेप के अंदर आपको लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना पड़ता। शेप को कैलकुलेट करते टाइम यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई द लोन पेयर। लोन पेयर को हमें हाइड करना होता है और उसके बेसिस पर फिर शेप बतानी होती है। तो ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आपको पोजीशन ऑफ लोन पेयर बताना है, डबल बॉन्ड बताना है, ट्रिपल बॉन्ड बताना है, तो sp sp2 sp3 हो तो कहीं पर भी लगा दो आप, चाहे वो लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर sp3d हो हाइब्रिडाइजेशन, तो लोन पेयर, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को आप लगाओगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अगर sp3d2 हो हाइब्रिडाइजेशन, तो आप लोन पेयर, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लगाओगे एक्सियल पोजीशन पर। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो, तो आपको लोन पेयर, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को दिखाना है। अगर लोन पेयर 1 हो तो आप दिखाओगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर,
और अगर लोन पेयर 2 होंगे तो आपको दिखाना है उन्हें एक्सियल पोजीशन पर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरिकल पोर्शन अबाउट दिस VSEPR थ्योरी, जिसको हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। हमने पूरी टेबल बनाई, ड्रॉ करी, हमने सब कुछ क्वेश्चंस भी हर एक टेबल से रिलेटेड सॉल्व किए। अब बारी आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो अब हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करने वाले हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं अब ये सब क्वेश्चंस। जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2016 में, 2019 में, 2020 में। ये क्वेश्चन आया हुआ था JEE 2008 में। ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2015 में, 16 में। ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2013 में। ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2014 में। और बहुत से क्वेश्चन सच में मुझे मिले थे VSEPR थ्योरी से रिलेटेड, सीरियसली। ठीक है, अगर इसकी बात करूंगी ना, तो ये मैंने आपको हाफ क्वेश्चन दिया है। पता है क्यों? क्योंकि इसके जैसे हमने XEF4, XEOF4 अपन ने अभी डिस्कस किया है, XEF4, XEF2, ये XE जो है F6, ये सब जो है हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं ना। आप अगर नोट्स आपने बनाए हैं तो आप देखो, उन नोट्स के अंदर हमने सब कुछ ये सारे कंपाउंड डिस्कशन किए हैं। फिर मैं सोची कि बार बार क्या उनको सॉल्व करना, अभी अभी तो किए हैं। मैच द कॉलम के बेसिस पे आया हुआ था ये क्वेश्चन इन तीनों ईयर्स में। तो जब कोई क्वेश्चन, मतलब कोई टॉपिक इतनी बार रिपीट होता है, इट मीन्स दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नीट में, JEE मेंस में बहुत ज़्यादा इसका वेटेज होता है। तो करते हैं स्टार्ट, बाकी हमने सीख ही लिया है, बस क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, फिर टॉपिक को एंड कर देंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले XeO3 की आपको शेप बतानी है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शेप की बात करते हैं। XeOF3 हाइब्रिडाइजेशन हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जिनोन, जिनोन एक नोबल गैस है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है? नहीं, तो 2 4 जा मतलब क्या आ गया? 4। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल, मतलब XE कुछ इस टाइप से हम ऐसे दिखा देते हैं, पता नहीं अब क्या बनेगी, शेप क्या आएगी, हमें तो शेप बतानी है, जो भी बनेगी हम बता देंगे। क्या कोई लोन पेयर है? यहां से देख लो। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं? 3 है, 3 सराउंड कर रहे हैं ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी आई है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल आई है 4, तो 4 में से 3 गया 1, मतलब कि एक लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पर। एक लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पर। वो लोन पेयर कहां पर आएगा? वो लोन पेयर कहां पर आएगा? तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अभी अभी हमने लिखा है sp, sp2, sp3 जब भी हाइब्रिडाइजेशन हो तो लोन पेयर आपको जहां मर्जी लगाना हो वहां लगा दिया करो आप। ठीक है, जहां आपको मन करे वहां आपको लोन पेयर लगा देना है। अब सपोज आपका मन किया, आपने लोन पेयर यहां लगा दिया, यहां लगा दिया आपने लोन पेयर, तो अब आप देखोगे अगर आपको वो टेबल लर्न नहीं है तो आपको ना शेप को आइडेंटिफाई करते हुए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। क्यों? शेप आपको पता है, लोन पेयर तो कंसीडर नहीं करोगे, फिर इसकी शेप क्या दोगे आप, है ना। तो यहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से हम लोन पेयर को यहां ना लगाते हुए यहां पर लगा देते हैं, ताकि हमें शेप ध्यान आ जाए कि क्या शेप थी। अब आपने ऐसे कर लिया, अब नीचे 3 बॉन्ड है, तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड थे, एक लोन पेयर था, 3 सिग्मा बॉन्ड थे, एक लोन पेयर था, तो आपने शेप क्या बताई थी? पिरामिडल शेप। तो इसकी शेप क्या होती है? पिरामिडल शेप होती है। यहां पर आप क्या लगा दोगे? ऑक्सीजन लगाओगे, और ऑक्सीजन भी कैसे? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेट में है, 0 चार्ज है ना, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, तो डबल बॉन्ड बनाती है ऑक्सीजन। और आप एक इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि जिनोन है, तो जिनोन के पास आउटर मोस्ट में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 8 पूरे होंगे। तो XeO3 की शेप अगर आपसे कोई पूछे तो शेप क्या है? दैट इज पिरामिडल शेप। ठीक है, तो आपका यहां पर आंसर आ गया है पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। IF5 के बारे में, शेप के बारे में बताना है, तो जल्दी से देखो IF5। पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, हाफ। आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। मोनोवैलेंट एटम कितने प्रेजेंट है? 5। फ्लोरीन है, हर एक की वैलेंसी 1, 5 प्रेजेंट है। क्या कोई चार्ज है? नहीं है, तो 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। 6 का मतलब sp3d2,
sp3d2 sp3d2। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई है आपके पास। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो आप ऐसे ऐसे कुछ अरेंज कर दोगे, है ना। अब कौन सी चीज कहाँ आएगी वो तो देखते हैं, लोन पेयर है या नहीं है। लोन पेयर को देखने के लिए आप ये देख लो, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, 5 है। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम 5। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है आपके पास sp3d2 है ना। sp3d2 का मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 6। 6 में से 5 गया, दैट इज 1। मतलब एक लोन पेयर है किसके ऊपर, सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब वो लोन पेयर कहां पर दिखाया जाएगा, तो आपने अभी अभी एक बात नोट की थी कि जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो लोन पेयर को कहां शो करते हो आप, लोन पेयर को शो किया जाता है एक्सियल पोजीशन पर। कहां पर शो किया जाता है, एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन पर आप लोन पेयर को शो करोगे। सपोज हमने यहां पर लोन पेयर शो कर दिया और बाकी क्या है, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन 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 अटैच कर दिए। शेप बतानी है, शेप बताने के लिए इसको हाइड करेंगे। नीचे क्या रह गया, दैट इज कुछ किस टाइप का दिख रहा है आपको, कुछ स्क्वायर पिरामिडल टाइप का दिख रहा है ना। इसको हाइड करोगे तो कैसा दिख रहा है, स्क्वायर पिरामिड टाइप का, है ना। देखो ऐसे ऐसे करके कुछ इस टाइप से पिरामिड टाइप का आपको दिख रहा है, स्क्वायर पिरामिड टाइप का। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। देखो अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है शेप क्या होगी तो आपको देखो वो चीज लर्न होनी चाहिए। अगर आप ऐसे थोड़ा सा आपको है डाउट में अगर आप हो तो आप ऐसे देख सकते हो कि लोन पेयर को हाइड करो और बाकी की शेप आप, कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन टेबल लर्न होगी तो उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो इन दोनों को ही अब हम रब कर देते हैं, ये दोनों हो गए हैं अब रब, और सॉल्व करते हैं आगे के क्वेश्चंस। ये आया हुआ था नीट 2015-16 में। इसमें आपको पता है क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि क्या ये आइसोस्ट्रक्चरल है या फिर नहीं है। मतलब आपको ये बताना है आइसोस्ट्रक्चरल है या नहीं है। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं आइसोस्ट्रक्चरल वाले। ये भी आइसोस्ट्रक्चरल का ही क्वेश्चन। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम शेप, शेप भी सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज कहते हैं। तो देखते हैं ClO3 नेगेटिव ले लो, ClO3 नेगेटिव, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। हाफ क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, नहीं है। चार्ज कितने, माइनस, माइनस चार्ज है तो प्लस कर दो। हाफ इनटू में 8 दैट इज इक्वल्स टू 4, मतलब कि 4 का मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई है इसकी। शेप देख लो क्या शेप आई है, शेप आएगी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, कुछ इस टाइप से आप अरेंज करोगे। क्या कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, देखते हैं। सराउंडिंग एटम कितने, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम है यहां पर 3। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, sp3 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहां पर 4। तो 4 में से 3 गया 1, मतलब कि एक लोन पेयर है कहां पर, सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो sp हो, sp2 हो, sp3 हो, लोन पेयर कहीं पर भी दिखा दो, मैंने यहां पर दिखा दिया लोन पेयर। उसके बाद बाकी क्या रह गए, 3 ऑक्सीजन रह गए, डबल बॉन्ड बना देंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या सब जगह आप 2 बॉन्ड दिखाओगे, नहीं 2 बॉन्ड तो आएंगे ही नहीं। क्यों, देखो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने 8 बॉन्ड बना दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक ऑक्सीजन सिंगल है। और अगर आपको ऐसे नहीं चेक करना तो आप यहां से देख लो। आप कहां से देख सकते हो, आपको नाम लिखा हुआ है, माइनस भी है स्पेशल्स के ऊपर, मतलब इनमें से किसी एक ऑक्सीजन के पास माइनस का साइन भी होगा। लुईस स्ट्रक्चर में हमने ये बात देखी थी कि जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाती है उसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है ना, ठीक है। अब आपने यहां पर ये ड्रॉ कर दिया, तो ये किस जैसा दिख रहा है, शेप की बात चल रही थी, शेप कैसी आ रही है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे अगर आप इसको हाइड करते हो तो ClO3 नेगेटिव की शेप आ रही है, कुछ कैसी आ रही है, कुछ पिरामिडल जैसी। इसकी शेप कैसी है, कुछ पिरामिडल जैसी। अगर आपको ये नहीं पता हो रहा, आप टेबल पे देखो, टेबल में आपको पता लग जाएगा कि क्या है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है या फिर 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और
एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो शेप क्या होती है, पिरामिडल शेप होती है। तो यहां पर आपके पास ClO3 नेगेटिव की शेप आई है पिरामिडल, पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन आई है sp3। अब बात करते हैं SO3 2 नेगेटिव की, SO3 2 नेगेटिव की, SO3 2 नेगेटिव की। देखो हाफ, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, नहीं। चार्ज कितना है, -2 + 2 कर दो, 8 / 2 दैट इज 4। 4 का मतलब क्या है, sp3, sp3 s, ऐसे 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 कुछ ऐसे प्रेजेंट कर देंगे। और सल्फर 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने पहले ही इलेक्ट्रॉन आपके पास लगा दिए, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब लोन पेयर कितने होंगे देख लो। सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पर, 3 सराउंडिंग एटम है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, sp3 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल है 4। 4 में से 3 गया, दैट इज 1। 1 का क्या मतलब है, एक लोन पेयर है, कहां पर, सेंट्रल एटम पर। कहां दिखा दो लोन पेयर को, आपने यहां पर दिखा दिया। बाकी के क्या रह गए, बाकी के रह गए आपके पास ऑक्सीजन, 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 और 2 नेगेटिव है, मतलब कि 2 ऑक्सीजन के पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, और यहां पर इसने डबल बॉन्ड बनाया। इज इट क्लियर, तो समझ में आया आपको। तो ये क्या है, इसके क्या हुआ आपके पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई, और शेप कैसी है, शेप बिल्कुल कैसी है, पिरामिडल टाइप शेप है। कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर। 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर का क्या मतलब होता है, पिरामिडल शेप। क्लियर, ओके। तो यहां पर क्या ये आइसोस्ट्रक्चरल है, हाइब्रिडाइजेशन दोनों की sp3, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है। शेप क्या है, इसकी भी पिरामिडल, इसकी भी पिरामिडल, तो यस दे बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगी, तो नहीं, ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है होमवर्क के अंदर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अभी इसी सेम टाइप का क्वेश्चन ट्राई किया है। इस वजह से आप यस और नो ही तो आंसर करना है, आर दे आइसोस्ट्रक्चरल और नोट, ठीक है। आपने आंसर क्या करना है, आर दे आइसोस्ट्रक्चरल, क्या ये आइसोस्ट्रक्चरल है या फिर नहीं है, यस और नो में आपको आंसर देना है, बात खत्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। इज इट क्लियर, ओके। तो मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको अब हम रब कर देते हैं। ये आया था आपका क्वेश्चन 2014 के अंदर, तो इसको आपने बताना है क्या, NO3 नेगेटिव की शेप बतानी है। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम NO3 नेगेटिव यहाँ लिख लो, शेप बता दो। हाफ इनटू में सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। नाइट्रोजन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट है, नहीं है। चार्ज कितना है, -1 + 1 कर दिया। 6 / 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। 3 का क्या मतलब है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, मतलब कि कुछ इस टाइप से हम दिखा देंगे। अब बात की जाती है क्या कोई लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम क्या है यहाँ पर, 3 है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी आई है, sp2, sp2 के केस में 3। अब ये तो इक्वल आ गए, तो जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, लिख देती हूं, इफ नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब कि उस कंपाउंड के अंदर नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। 3 ऑक्सीजन है, तीनों के ऊपर -1 चार्ज है, O-, O-, O-। तो शेप क्या हो गई इसकी, डायरेक्टली कोई लोन पेयर ही नहीं है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, तो शेप क्या हो जाएगी, दैट इज ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, ओके। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है ये कि PCl3 के अंदर आपको बताने हैं मुझे कि लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं, बस आप ये बता दो मेरे को।
बता देंगे, बिल्कुल अच्छे से बता देंगे। ये क्वेश्चन एक बात बताऊं किसमें आया हुआ था, नीट 2012 का क्वेश्चन है ये, नीट 2012 का क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। PCl3, PCl3 का क्या मतलब है, पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाफ फॉस्फोरस का कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, प्लस में मोनोवैलेंट एटम्स कितने, जिनकी वैलेंसी 1 हो, 3 प्रेजेंट है। क्या कोई चार्ज है, नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करो, 8 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 4। 4 का क्या मतलब है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि आप क्या करोगे, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल कुछ इस टाइप की अरेंजमेंट कर दोगे। पर क्या कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, उसको देखो। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3 है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी आई है, sp3 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 4। तो 4 में से 3 गया 1, मतलब एक तो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर कितने हो गए, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। यहां पर लोन पेयर दिखा दिया, लोन पेयर दिखा दिया। अच्छा क्लोरीन थे, क्लोरीन यहां पर हो गए। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो यही इसका आंसर था, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो चलें आगे। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आया हुआ था IIT 2005 में। अब हम वही और सॉल्व करेंगे बस। दैट इज क्वेश्चन है IIT 2005 का क्वेश्चन है। आपको बताना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। आपको ऑप्शन गिवन है SF4 और सेकंड है I3 नेगेटिव। वैसे 2 और ऑप्शंस गिवन थे, पर वो दोनों कंपाउंड्स हम उसकी शेप सब कुछ पता कर चुके हैं, इस वजह से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ये दोनों ही कंपाउंड सॉल्व करते हैं। वैसे ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ये नहीं किया। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार इसको सॉल्व करके। सबसे पहले यही करते हैं, ये जब किया हुआ है तो पहले यही कर लेते हैं। I3 सबसे पहले I3 नेगेटिव। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पर आयोडीन ही है। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। ठीक है, प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने हैं। क्या लिखोगे आंसर, देखो यहाँ पर आयोडीन कितने प्रेजेंट है, 3 आयोडीन प्रेजेंट है, जिसमें से एक तो सेंट्रल एटम ही हो गया है ना। तो मोनोवैलेंट कितने बचे, 2 बचे। आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है ना। मोनोवैलेंट कितने बचे, 2 ही बचे, तो 2। -1 है तो +1 कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, यही था वैसे तो इस क्वेश्चन में। हाफ इनटू में 7 + 2 9, 9 + 1 10, 2 दैट इज 5। 5 का क्या मतलब है, 5 का मतलब है sp3d। sp3d डायरेक्ट इसको हटा करके sp3d लिख देते हैं यहाँ पे, sp3d। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं देख लो। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, देखो आयोडीन था, एक तो सेंट्रल हो गया, कितने सराउंड कर रहे हैं, 2, तो 2। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, sp3d के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, 5। तो 5 - 2, 5 - 2 का मतलब है 3, मतलब कि 3 लोन पेयर हैं सेंट्रल एटम पर। 3 लोन पेयर हैं सेंट्रल एटम पर, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखते हैं। 3 लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। पहले तो sp3d है, sp3d का मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कैसे रिप्रेजेंट करते हो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल को, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपने देखा 3 लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो क्या थी कि जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो लोन पेयर को कहाँ रिप्रेजेंट करोगे आप, एक्सियल पोजीशन पर। तो 3 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, और एक लोन पेयर ये रहा। हो गए तीनों लोन पेयर रिप्रेजेंट। बाकी क्या रह गए, बाकी रह गए आपके पास 2 आयोडीन। इनको यहां पर अरेंज कर दो, दोनों आयोडीन यहां पर अरेंज हो गए हैं, दोनों आयोडीन यहां पे अरेंज हो चुके हैं। अब आप सोचोगे कि नेगेटिव चार्ज भी तो है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, SF4 की बात करें, SF4 हाफ इनटू में सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 4 मोनोवैलेंट है। ठीक है, 10 डिवाइड बाय 2 डेट इज 5। 5 का मतलब sp3d, 5 का मतलब sp3d, मतलब कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कुछ ऐसे होगी, सल्फर यहां बीच में होगा। कितने वैलेंस कितने लोन पेयर हैं यहां से देख लो। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4 हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, sp3d के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है 5। 5 में से 4 गया दैट इज 1, मतलब कि एक लोन पेयर है कहां पर, सेंट्रल एटम पर। एक लोन पेयर कहां पर है, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है।
अभी आपने देखा है sp3d जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो लोन पेयर को कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं हम, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। इसको हटाओ, यहाँ पे लोन पेयर लगाओ, लोन पेयर लगा दिया, ठीक है, एक ही लोन पेयर है, यहाँ पे लगा दिया, बाकी को f ऐसे ऐसे कर दो, हो गया, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे आयोडीन है, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर है, 1 2 3, यहाँ पे 3 लोन पेयर है, यहाँ पे 1 लोन पेयर है, तो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर है। अब ये यहाँ पर क्यों लिखे गए हैं, ये यहाँ पर इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि आपको सिर्फ मुझसे ये मतलब मुझे आपको सिर्फ ये पूछना है कि क्लोरीन और फ्लोरीन को आप कहां पर अटैच करोगे। इसके लिए मैं आपको एक नोट लिखवाती हूं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो आप अटैच करोगे हमेशा एक्सियल पोजीशन पर। कोई कंफ्यूजन आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ना हो, इस वजह से मैंने दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप अटैच करोगे एक्सियल पोजीशन पर। इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो फॉस्फोरस तो सेंट्रल एटम है, इसका काम खत्म। बात की जाए क्लोरीन और फ्लोरीन की, तो क्लोरीन और फ्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो कहाँ अटैच करोगे, एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन का मतलब ये आपने यहाँ पर अटैच किया, बाकी क्या रह गया, क्लोरीन, यहाँ पर आपने क्लोरीन क्लोरीन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जीनोन तो सेंट्रल एटम है, इसका काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब क्या है, एक तो लोन पेयर है, लोन पेयर को कहाँ अटैच करोगे, लोन पेयर आपको पता है sp3d के अंदर लोन पेयर को कहाँ अटैच किया जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। सपोज मैंने यहाँ पर लोन पेयर लगा दिया, अब फ्लोरीन कहाँ आएगा और ऑक्सीजन कहाँ आएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्सियल पोजीशन पर लगा दिया और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दी। सिमिलर केस अगर आप यहाँ पर थर्ड जो एग्जाम्पल है उसको देखोगे तो यहाँ पर क्या है, जीनोन तो सेंट्रल एटम है, यहाँ पर अटैच हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, तो एक्सियल पे एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा, बाकी के ऑक्सीजन बचे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, अगर एक और मैं आपको दूं एग्जाम्पल, IO2F3 का करके बताओ एक बार मेरे को। मैंने आपको दिया IO2F3 का करके बताओ। अगेन यहां पर I है, इसका भी मैंने आपको बता दिया है कि इसका भी कुछ इस ही टाइप की TBP ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है, विद नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर भी नहीं है। तो सेंट्रल एटम आयोडीन है, यहां पर रख दिया हमने। अब फ्लोरीन और ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पोजीशन पर जाएगा, एक फ्लोरीन यहां लगा दिया, एक फ्लोरीन यहां पर लगा दिया। अब तीसरा फ्लोरीन कहाँ लगेगा, तो तीसरा फ्लोरीन आप लगा दोगे यहां पर, ठीक है, फ्लोरीन आप यहां पर अटैच करोगे और उसके बाद रह गए ऑक्सीजन, तो यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के केस में यू हैव टू प्लेस द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑन द एक्सियल पोजीशन। तो यहां पर जो है आई गेस आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और मेरी तरफ से मैंने VSEPR थ्योरी का हर एक कंसेप्ट आपको बता दिया और आपको समझ में भी आया होगा, है ना, ठीक है। तो अब हम जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। मैं दोबारा से कह रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसके क्वेश्चंस करना ना भूलना।